हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर क्लास लेनी थी ना। अरे नहीं सर, ठीक है, आप बैठिए आराम से। Okay, Sam. So today we are going to start with other two new topics: breast cancer and ovarian cancer. So, as per the definition, breast cancer is the cancer that forms in the cells of the breast. तो breast के अंदर जब ब्रेस्ट के किसी भी लेवल पे किसी भी पार्ट में जब आपका कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है, तब हम उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं और सारे नाम की भी जरूरत नहीं है। 3 से 4 कोई भी आप एग्जाम्पल्स जो हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लाइक एंजियोकार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा, inflammatory breast cancer, invasive lobular carcinoma, lobular carcinoma and 2, male breast cancer, Peyronie's disease of breast and recurrent breast cancer। तो ये कैटेगरी हो गई हमारी टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की। देन अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो द मोस्ट कॉमन नोन फैक्टर और द कॉज इज G1 एंड G2। ये जो जेनेटिक एरियाज होते हैं या ये जेनेटिक हमारे मटेरियल्स होते हैं जिसको इन शॉर्ट हम BRCA1 एंड BRCA2 भी बोलते हैं। तो जब इस तरीके के म्यूटेशंस डेवलप होते हैं हमारे टिश्यू लेवल के ऊपर, तब हमारे कैंसरस जो ग्रोथ है वो डेवलप होती है बॉडी के अंदर बेसिकली। ठीक है, मतलब जो अगर हम फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, ब्रेस्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, then both of which significantly increase the risk of both the breast and ovarian cancer। यानी कि ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के लिए जब G1 G2 के जो जीनोम्स होते हैं जब इन एरियाज में, ठीक है, क्रोमोसोमल लेवल पे जब डिफेक्ट डेवलप होने लगता है, ठीक है, तब इसकी वजह से जो है हमें ओवेरियन डिफेक्ट एंड हमारे जो है ब्रेस्ट जो डिफेक्ट है वो डेवलप होते हैं। तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से जो है कैंसर जो है शरीर के अंदर हमारे डेवलप हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा इसके रिस्पेक्टिव की अगर हम बात करते हैं कि किस वजह से जो है ये तरीके की बीमारी या इस तरीके का कैंसर जो है शरीर में डेवलप हो सकता है, तो सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, एडवांसिंग एज आफ्टर द एज ऑफ 40, 42, 45, उसके बाद क्या होता है शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दो चेंजेस जो ईस्ट्रोजन लेवल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हो गया, इस तरीके के जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनके कारण की वजह से भी जो है कई बार क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहीं पर भी जो है कैंसरस डेवलपमेंट जो है वो डेवलप हो सकती है। देन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर पर्सनल हिस्ट्री है कि पिछले 2 साल पहले आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कैंसर डेवलप हुआ था, ठीक है, या फिर आपके पास पेशेंट आया और वो आपको ये हिस्ट्री बताता है कि मेरे को 5 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर में एक लंप, एक गांठ जो थी वो डेवलप हुई थी। ठीक है, अब वो मेरी कैंसरस थी, उसका ट्रीटमेंट चला, उसकी मेरी सर्जरी भी हुई थी, उसके लिए मुझे कीमोथेरेपी दी गई थी और उसके लिए मुझे रेडिएशन थेरेपी भी दी गई थी। ठीक है, तो 2-3 साल के बाद उसको फिर से क्या हुआ, उसी सेम एरिया में या फिर अपोजिट ब्रेस्ट के अंदर, अगर राइट साइड पे कैंसर था तो उसके लेफ्ट साइड में अब कैंसर डेवलप हो गया है। यानी कि एज अ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से दोबारा से जो है रिकरेंट उसका जो है कैंसर ग्रोथ जो है वो डेवलप हो गई। उसके बाद आती है आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री है कि लाइक मतलब कहते हैं ना नानी पर नानी के ज़माने से हमें सॉर्ट ऑफ कैंसर, सॉर्ट ऑफ सर्टेन डिजीज कंडीशंस हमारे शरीर में हमारी फैमिली में रन करती है। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की कंडीशन है, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कई लोगों के घर में क्या चलती है परंपरा कि पैरों में जोड़ों में दर्द रहता है, तो वो बच्चों के अंदर भी चीज डेवलप हो जाती है। जैसे 2 बच्चे हैं तो 2 में से किसी एक के अंदर इस तरीके की जो कंडीशन है वो रन करती है, दूसरा बच्चा छूट जाता है। यानी कि 50-50% चांसेस होते हैं कि या तो इस बच्चे में या तो इस बच्चे में जो है इस तरीके के बीमारी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो सेम वे में अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटेड यानी जैसे आपका मदर हो गया उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का या ओवेरियन कैंसर या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कहीं पर भी किसी तरीके का कैंसर था,
तो आगे फ्यूचर जनरेशन आने वाली जो कंडीशन है तो उसमें भी अगर कोई फीमेल डेवलप मतलब पैदा होती है या फिर उसका बर्थ होता है तो उसके अंदर भी हायर चांसेस हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकते हैं। देन इसके अलावा होता है इनहेरिटेड जीन्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने ये देखा ना कि जो जीन 1 एंड G2 होता है, जब इसके अंदर म्यूटेशन होती है तब इसकी वजह से, इसके कारण की वजह से ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर होता है। तो अगर इन G1 G2 में अगर डिफेक्ट है तो ये आपका एग्जाम्पल होगा फोर्थ पॉइंट के लिए, यानी कि इनहेरिटेड जीन डिफेक्ट। जब इनहेरिटेड जीन डिफेक्ट आपको शरीर में डेवलप हो रहा है तो उसके कारण की वजह से ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर डेवलप हो सकता है। देन रेडिएशन एक्सपोजर, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं, जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर्स या जो नर्सेज या जो कोई भी वहाँ पे काम करता है ओटी में, जो ओटी हमारी होती है ऑर्थोपेडिक ओटी होती है जिसमें हड्डियों से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं। जहाँ पे हड्डियों से रिलेटेड सर्जरी होती है बेटा, वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर रहता है, क्योंकि जितनी भी आप हड्डी से रिलेटेड ओटी करते हो या सर्जरी परफॉर्म करते हो उस टाइम पे हाई बीम एनर्जी जो रेडिएशन की है वो पूरे ओटी के अंदर फैली हुई होती है। ठीक है, तो जब उस ओटी के अंदर जो भी उस प्रोसीजर के टाइम पे उपलब्ध होता है या अवेलेबल होता है, चाहे वो जीडीएस स्टाफ ही क्यों ना हो, हर कोई व्यक्ति लेदर जैकेट को पहनता है। कॉलर, जो कॉलर बोन है इसको भी कवर किया जाता है लेदर कॉलर के साथ। क्यों करा जाता है? क्योंकि जब आप रेडिएशन के एक्सपोजर में होते हो, अब ओटी तो 3-4 घंटे तक भी चलती है, 6 घंटे तक भी चलती है, तो आप इमेजिन करके देखिए आप 5 से 6 घंटा हर रोज अगर आप ओटी में काम करते हैं, वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर है, आपके लिए हायर रिस्क है कि आप किसी भी तरीके का कैंसर फ्यूचर में जाके डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेदर जैकेट पहनते हैं ओटी के अंदर और आप कॉलर जैकेट नहीं पहनते, यानी कि आपकी जो कॉलर एरिया, जो आपकी गर्दन वाली एरिया है वो अगर एक्सपोज रह जाती है या आप उसमें उसको कवर नहीं करते हैं, तब आपको थायराइड कैंसर, नेक कैंसर, इस तरीके के कैंसर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि रेडिएशन जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपका हो सकता है, अगर आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स के अंदर यूजली जहाँ पे एमआरआई मतलब जो रेडिएशन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह होता है, वहाँ पे यूजली फीमेल स्टाफ को अलॉटमेंट या जॉब नहीं दी जाती है टिल द टाइम कि वो या तो फैमिली प्लान नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर वो अनमैरिड है। क्योंकि उससे होता क्या है, आप जब उस रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स की मैं बताती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप रोज उसी रेडिएशन के अंदर एक्सपोज होने के लिए जाएंगे तो आपका रिप्रोडक्टिव जो रेट है, यानी कि प्रेगनेंसी को डेवलप करने की जो क्षमता है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल, जब आप पोस्टिंग एरिया में अगर गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप जनरल वार्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पे एक्सरे खींचने के लिए एक डिपार्टमेंट पैरामेडिकल स्टाफ आया है, रेडिएशन डिपार्टमेंट से आया है, नॉट पैरामेडिकल स्टाफ, वो एकदम से अनाउंस करता है एक्सपोज, वो जोर से चिल्लाता है एक्सपोज, और जितने भी लोग होते हैं वो कहीं कहीं जाके छुप जाते हैं, या वो तो या तो रूम छोड़ देते हैं या वो किसी दीवार के पीछे चले जाते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, क्यों कर लेते हैं कि जब वो रेडिएशन उसमें से निकलेगी एक्सरे को खींचने के लिए, एक्सरे की फिल्म डेवलप करने के लिए, तो वो रेडिएशन आपके शरीर से भी तो टकराएगी। तो अगर आपको रिप्रोडक्शन चाहिए, फ्यूचर में आपको फैमिली प्लान करनी है, या यू डोंट वांट कि आपको कैंसर, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि कैंसर डेवलप हो, लेकिन हम लापरवाही में कई बार क्या करते हैं, हम ऐसा अपने लिए प्रिकॉशनरी कंडीशंस नहीं अप्लाई करते जिसकी वजह से हमें कैंसर फिर जो है ऐसी जगहों में डेवलप हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद आता है बेटा ओबेसिटी। जितना मोटापा रहेगा बेटा, जितना आपका फैट लेवल शरीर में रहेगा, आपके ऑर्गन्स के आसपास जितना फैट रहेगा, जितनी चर्बी रहेगी, उतना ज्यादा आपके ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है, उनकी फंक्शनिंग पे, उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो है आपके टिश्यूज पे, आपके सेल लेवल पे बहुत ज्यादा जो है हार्म और प्रेशर कंप्रेशन पड़ रहा है। तो बहुत टाइम तक अगर इस तरीके की सिचुएशन रहती है तो फिर उस कंडीशन की वजह से भी जो है ओबेसिटी की वजह से जो है कैंसर डेवलप हो सकता है। देन बिगिनिंग ऑफ पीरियड एट द यंगर एज, 9 मतलब कई बार होता है कि एट द एज ऑफ 9, एट द एज ऑफ 10, एट द एज ऑफ 11 ऑल्सो फीमेल का मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। अगर मेनोपॉज जल्दी शुरू भी हो जाता है कि एट द एज ऑफ 34, 35, एट द एज ऑफ 39, 38, 40, अगर उस टाइम पे मेनोपॉज स्टार्ट होता है, यानी मंथली साइकिल आपकी आनी बंद हो जाती है,
तो दोनों ही कारण में आपके लिए ये डेंजर होता है, यानी कि आपके शरीर के लिए ये हार्मफुल होता है। तो उन कंडीशंस की वजह से भी जो है हमें फ्यूचर में जाके उस वजह से ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, वेजाइनल कैंसर, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पर भी जो है कैंसर डेवलप हो सकता है। क्योंकि अभी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन कारण की वजह से ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। देन हैविंग अ फर्स्ट चाइल्ड एट अ ओल्ड या ओल्डर एज, अगर आप फर्स्ट बेबी आप अपना प्लान करते हैं एट द एडवांस एज, यानी कि मान लो 48, 49, 50, 52 लाइक दैट, एडवांस एज में जाके अगर आप कोई बेबी प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम तक आपके हार्मोनल चेंजेस हो रखे हैं, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि बेबी तो हो गया समहाउ, बट फ्यूचर में जाके आपको इन तरीके के जो कैंसर हैं वो डेवलप हो सकते हैं। देन हैविंग नेवर बीइंग प्रेग्नेंट, कभी भी आप प्रेग्नेंट ही नहीं हुए, या तो इंटेंशनली यू डोंट वांट अ प्रेगनेंसी, और फिर अनइंटेंशनली नेचुरल तरीके से यू नेवर गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। तो उन रीजंस की वजह से भी क्या होता है, हमें कैंसर डेवलप हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना, जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करती है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस उस वक्त भी हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ का रिलीज होना, बॉडी की जो डिमांड है उस हिसाब से नेचुरल, जो भगवान ने जो नेचुरल आपकी कंडीशन फिजियोलॉजी बना के भेजी है, और आप बॉडी को उस हिसाब से नहीं चलाते हैं या उसको नहीं नर्चर करते हैं, उसको नहीं आप मेंटेन करके रखते हैं, तो क्या होगा, उसके इल इफेक्ट जो है फिर वो डेवलप होते हैं। देन इसके बाद आता है बेटा पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी। कई बार पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप कोई थेरेपी अगर करते हैं, आप कोई लेते हैं, लंबे समय तक आप कोई प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, ईस्ट्रोजन लेवल का कोई आप थेरेपी कर रहे हैं, तो उस सब कारण की वजह से एज अ साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको आगे जाके फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कैंसर डेवलप हो सकता है। देन ड्रिंकिंग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल इंफ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करती है, ठीक है, उससे नॉट ओनली द कैंसर बट अदर जनरल कंडीशंस जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर कैंसर एंड सो ऑन, इन तरीके की कंडीशन डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके कॉजेज एंड हो गए रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। कॉजेज, कॉज में क्या है, जब जीन्स पे डिफेक्ट होता है, स्पेशली जीन 1 एंड 2, जिसको BRCA नहीं याद रहेगा वो सिर्फ क्या लिखेंगे, जीन 1 एंड G2 डिफेक्ट, ठीक है, दैट्स इट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन 110% श्योरिटी है कि यू विल गोइंग टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, यू विल गोइंग टू डेवलप टू हैव अ ओवेरियन कैंसर, ठीक है। तो ये कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हो गए। देन अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, आप पेशेंट का सबसे पहले आप फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, आप पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे ही आप पेशेंट का जनरली आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करोगे, मेमोग्राफी करोगे पेशेंट का, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करोगे, आप पेशेंट की बायोप्सी करोगे, बायोप्सी के टाइम पे यू विल टेक आउट द सैंपल एंड यू विल सेंड इट टू द लैब टू फाइंड आउट वेदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस, इफ इट इज कैंसरस देन व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इट इज, ठीक है। तो ये चीज पता लगाने के लिए बायोप्सी प्लान करोगे, देन आप पेशेंट का इमेजिनिंग टेस्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। इनमें से ऑल ओवर जो अल्ट्रासाउंड है ये भी आपको कई हद तक जो है इनिशियल स्टेज पे रिवील कर देता है कि हाँ भाई ये इस, मतलब देयर इज अ सस्पेक्शन कि यहाँ पे कैंसर की गांठ या फिर किसी तरीके की गांठ मौजूद है, ठीक है। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी जनरल जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम एट होम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें अर्ली स्टेज पे या अगर कैंसर डेवलप होने वाला होगा तो हमें पता चलने लगता है। तो सेम वे में स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका मेमोग्राफी भी आता है। मेमोग्राफी से भी कई हद तक आपको ये पता चलता है कि कहाँ पे ब्रेस्ट लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, नोड्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, वो सब चीजें जो है आपको मेमोग्राफी के टाइम पे पता चल जाती है। तो ये हमारी हो गई लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, सबसे पहला आता है आपका रिमूविंग द ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम लिमिनेक्टमी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इसके अंदर ब्रेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और अ वाइड लोकल एक्ससीजन, नॉट इंसीजन, यहाँ पे एक्ससीजन लिखा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। द सर्जन रिमूव द ट्यूमर एंड अ स्मॉल मार्जिन ऑफ सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज। Luminectomy may be recommended for removing small tumor, यानी कि ये प्रोसीजर, ये सर्जरी हम उस पेशेंट के लिए करते हैं, उस फीमेल पेशेंट के लिए करते हैं
जिसके अंदर छोटे साइज का ट्यूमर, छोटे साइज की कैंसरस गांठ मौजूद होती है। ठीक है बेटा, एक सेकंड वेट करना। बिट्टू एंड जतिन, बेटा ये आपका डिपार्टमेंट है ना, तो यू हैव टू डील विद द पेशेंट ना, यू आर नॉट सिटिंग हियर जस्ट टू हैव चिट चैट, राइट? आस्क जतिन आल्सो टू कम आउट। तुम लोग का काम नहीं है जो अंदर बैठे हुए बातें कर रहे हो? ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 3 मिनट में बेसिकली एक स्टोरी है कि स्मॉल कैंसर्स के लिए क्या करते हैं हम, ये प्रोसीजर करते हैं। इसमें हम छोटे साइज का जो कैंसर होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो उसके आसपास के नॉर्मल सेल्स की लेयर होती है वो भी हम निकाल देते हैं। यानी कि इसमें कोई मेजर लेवल पे कोई हम डीपेस्ट लेयर्स को नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ छोटे कैंसर को और उसके आसपास की पतली सी एक लेयर निकालते हैं नॉर्मल सेल्स की, दैट्स इट। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमने ये कर दिया। इसके बाद आता है आपका मास्टेक्टमी, यानी कि रिमूविंग द एंटायर ब्रेस्ट। अगर कैंसर बुरी तरीके से पूरे ब्रेस्ट लेवल पे फैला हुआ है, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे? आप कितना अनअफेक्टेड पार्ट को वहाँ पे छोड़ेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो कि सिर्फ 20% एरिया ही अनअफेक्टेड रह गया है, लेकिन जब भी आप कैंसर को निकालते हो सर्जरी करके, उसके साथ साथ आपको सुपरफिशियल लेयर, जो नॉर्मल लेयर होती है, यानी कि आपने मान लो कोई टिश्यू है वो कट कर रहे हो, आपने एक पीस निकाल के निकाल दिया, ठीक है, लेकिन उसका कुछ कण, कुछ पोर्शन जो सेल्स होते हैं कैंसरस सेल्स, वो आपके नॉर्मल लेयर के ऊपर भी मौजूद होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़े बहुत नॉर्मल लेयर की भी टिश्यू की जो लेयर है वो काट के निकालनी पड़ती है ना? ये काम करना पड़ता है। तो सेम वे में जब सिर्फ अगर 20% ऑफ ब्रेस्ट इज आपका हेल्दी है और एंटायर 80%, 85%, 90%, 95% आपको पूरा ब्रेस्ट अफेक्टेड है, तब आपको एंटायर ब्रेस्ट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल टिश्यूज की लेयर भी तो निकालनी पड़ेगी, तो कुछ बचेगा ही नहीं वहां पे। तो इसलिए यू हैव टू परफॉर्म मास्टेक्टमी। ठीक है, अब इसमें क्या है, a mastectomy is an operation to remove all of the breast tissue. Most mastectomy procedure remove all the breast tissues. इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ गए, जैसे लोब्यूल्स आप रिमूव कर रहे हो, डक्ट्स रिमूव कर रहे हो, फैटी टिश्यूज रिमूव कर रहे हो, सम पोर्शन ऑफ स्किन ऑल्सो, जिसके अंदर आपका निपल एंड एल्वियोला लेवल जो होता है ब्रेस्ट के अंदर, मतलब जितने भी आपके मेजोरिटी ऑफ पार्ट्स हैं वो सब आप इस सर्जरी के दौरान निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका रिमूविंग सेवरल लिम्फ नोड्स। आप अगर लिम्फ नोड में आपके बहुत ज्यादा कैंसरस ग्रोथ या कैंसरस डेवलपमेंट हो गई है, तो उस टाइम पर आप एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन करते हैं। आर्मपिट एरिया में भी अगर कैंसर की ग्रोथ अगर आपकी डेवलप हो रही है, तो आप ये प्रोसीजर आप परफॉर्म करो। ठीक है, axillary dissection is a surgical procedure that incises the axilla to identify and examine or remove the lymph node. इसमें एक्जिला के लेवल पे, आर्मपिट के लेवल पे अगर आपके कैंसरस नोड्यूल मौजूद हैं, तो उन नोड्यूल्स को आप निकालोगे, तो उस प्रोसीजर का नाम है एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन। ये डायसेक्शन यूजुअली हम तब भी करते हैं, देखो 3 चीजों के लिए करते हैं। सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई अगर करना है कि क्या लिम्फ नोड, जो आर्मपिट एरिया जो होता है हमारा, अंडर आर्म वाला जो एरिया होता है, कि यहाँ पे भी कैंसर फैल गया है, तो आप छोटा सा इंसिजन क्रिएट करोगे और एक लिम्फ नोड निकाल के माइक्रोस्कोप पे चेक करोगे। ठीक है, नहीं है दैट मीन्स ओके, कैंसर अभी तक नहीं फैला है। इसके बाद ये दूसरे कारण से भी हम करते हैं। दूसरा कारण होता है जब हमें सिर्फ एग्जामिन करना हो, या फिर हमें कैंसर मौजूद है लिम्फ नोड में, उसकी सर्जरी करके निकालना हो, तो इन कारण में जो है हम ये एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन जो है ये हम परफॉर्म करते हैं। देन यू विल गो फॉर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी आप अच्छे से जानते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हाई बीम ऑफ एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेकी थेरेपी की तरह भी होता है, यानी कि बाहर आप क्या करते हो, रेस को, एक्सरेज को भेजते हो, और आप क्या करते हो, पेशेंट के आपका एक्सपोज करते हो एक्सरेज, और फिर आप कैंसर के जो सेल्स है उसको किल करते हो। या फिर हम रेडिएशन थेरेपी दूसरे तरीके से भी देते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे कैप्सूल्स को हम इम्प्लांट करते हैं शरीर के अंदर अफेक्टेड एरिया के पास,
उससे हाई बीम प्रोटॉन जो इमिशन होती है वो रिलीज होती है और वो रिलीज होके कैंसरस सेल्स को किल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, बट इतना डिटेल आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इसके आगे लिखना है बाय यूजिंग अ हाई पावर एनर्जी वी ट्राई टू किल द कैंसरस सेल्स, बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपको पता ही है, एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम कैंसरस सेल्स को किल करते हैं। एग्जाम्पल सिस्प्लास्टिन, 5-FU, डॉक्सोरुबिसिन, आप कोई भी एग्जाम्पल जो है इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गई रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। इसके बाद आता है बेटा आपका हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी यूजुअली हम सर्जरी परफॉर्म करने के बाद करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ट्रीटमेंट दैट कैन बी यूज्ड इन हार्मोन थेरेपी इंक्लूड, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट आता है। सबसे पहले आता है हम इसमें दवाइयों के थ्रू जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सर्जरी प्लस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, देखो पहला पॉइंट है इसके अंदर कि मेडिसिन दैट ब्लॉक द हार्मोन फ्रॉम अटैचिंग टू दी कैंसर सेल्स, यानी कि हम ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जिससे कि अगर सर्जरी हो चुकी है या फिर कैंसर मौजूद है शरीर में, तो कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, अगर ब्रेस्ट एरिया में कैंसर, तो ब्रेस्ट टिश्यूज के ऊपर आके तो चिपकेंगे, तभी तो नॉर्मेलिटी डेवलप करेंगे। तो ये जो दवाइयां होती हैं ये सेल्स के डीएनए के ऊपर काम करती है और उस वहां पे इंटरफेयर करती हैं कि भाई तुम ब्रेस्ट एरिया में सर्कुलेट तो हो रहे हो लेकिन यू डोंट नीड टू स्टिक ओवर देयर। इस तरीके से ये दवाइयां काम करती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेडिसिन दैट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मेकिंग ईस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि अगर जितना आपका मेनोपॉज के बाद अगर एबनॉर्मल तरीके से हम कहते हैं ना हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस का क्या मतलब है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन का डाउन हो गया, या प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया तो एस्ट्रोजन डाउन हो गया, तो ये हो गए आपके हार्मोनल चेंजेस। तो अगर मंथली साइकिल खत्म होने के बाद, मेनोपॉज होने के बाद भी अगर फीमेल पेशेंट के अंदर आपका क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, ठीक है, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, तो फिर उससे क्या होगा, आपको एबनॉर्मेलिटी डेवलप होगी, आपको कैंसर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ये चीज की रोकथाम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मेडिसिन देंगे। ठीक है, जिससे कि कैंसर जो है वो और ज्यादा ना फैले, या फिर कैंसर जो है और ज्यादा एग्रेसिव होके अपनी एडवांस एज में ना जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका सर्जरी और मेडिसिन टू स्टॉप द हार्मोन प्रोडक्शन इन द ओवरी, क्योंकि ये सब चीजें ओवरी मैनेज कर रही है, तो आप ऐसी मेडिसिन देंगे और ऐसी सर्जरी परफॉर्म करेंगे कि जब आपके हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है या हार्मोन्स को आपके आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास भेज रहा है, तो वो आपका स्टॉप होने लगेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, और ज्यादा जो कैंसर है वो और ज्यादा फिर डेवलप होने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या क्या चीजें आ गई, क्योंकि एक हो सकता है ये आपका नई चीज हो जो आप सुन रहे हो, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ इसमें। आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या करें, आप ऐसी सबसे पहले तो हार्मोनल थेरेपी में आप ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे आपके जो कैंसरस सेल्स का डीएनए है आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि प्लीज आप क्या ना करें, आप हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज के पास ना जाके अटैच मत होना, क्योंकि अगर आप अटैच हो जाएंगे तो उससे मेरा जो ये पेशेंट है इसका ब्रेस्ट कैंसर और ज्यादा डेवलप होने लगेगा। तो एक तो आपने ऐसी दवाई दी। दूसरा हार्मोनल थेरेपी के अंदर कैटेगरी आती है ऐसी दवाइयां आप देते हो जिसके अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कम बनती है या बनती ही नहीं है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आफ्टर द मंथली साइकिल अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो उससे आपका क्या होता है, ब्रेस्ट पे प्रभाव पड़ता है और उसमें लंप और गांठ जो है डेवलप होने लगती है। तो आप ऐसी दवाइयां देंगे जिससे कि ईस्ट्रोजन लेवल डाउन होना शुरू हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए। देन आप ऐसी सर्जरी परफॉर्म करते हैं या फिर आप ऐसी मेडिसिन देते हैं जो ओवरी के ऊपर अफेक्ट करती है, यानी कि ओवरी जो हॉर्मोन्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, आप उन फंक्शनिंग को हैम्पर करने के लिए, स्टॉप करने के लिए आप सर्जरी या फिर आप कोई मेडिसिन आप दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका हार्मोनल थेरेपी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सपोर्टिव और पैलिएटिव केयर। सपोर्टिव और पैलिएटिव केयर वो है जिसके अंदर आप पेशेंट के साथ साथ उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी मानसिक संतुलन पे, उनकी स्पिरिचुअल नीड्स पे, उनकी फिजिकल नीड्स पे और उनके साइकोलॉजिकल नीड्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पैलिएटिव केयर के दौरान अगर मरीज जो है किसी एनजीओ से बातचीत करना चाहता है और पैसों से रिलेटेड कोई उसको सपोर्ट चाहिए, तब आप उसकी उसमें मदद करते हैं। आप उनको ऐसी एनजीओ, ऐसी संस्था से मिलवाते हैं
जो उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं आपकी पैलिएटिव केयर में आती हैं। इसके अलावा जो एंड स्टेज स्टेज के कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, मान लो अगर पेशेंट अपनी एंड स्टेज पे है, अपनी डेथ प्रोसेस की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे, मरने के टाइम पे जो आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फैमिली को पता है उनका पेशेंट मरने वाला है, ठीक है, कितना ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा इज देयर, है ना, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इज देयर, स्पिरिचुअली आप, कई बार होता है बहुत से लोग भगवान पे भरोसा उठा देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं कि भाई तुमने ऐसा कर दिया तो अब हम प्रेयर नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, एक एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है ना, तो इन सब चीजों के ऊपर जो है आप फोकस करते हैं। यानी कि पैलेटिव केयर एक ऐसी केयर हो गई जिसके अंदर आप पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स पे भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल ओवर मैनेजमेंट रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसमें सिर्फ मैं रीड आउट कर रही हूँ हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं। सबसे पहला, वी हैव सीन द डेफिनेशन, देन वी हैव सीन द टाइप, कॉजेज में G1 G2 याद रखना, BRCA1 BRCA2 अगर इनमें म्यूटेशन हुआ देन डेफिनेटली 110% ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर डेवलप होगा। देन रिस्क फैक्टर्स बेटा, अगर रिस्क फैक्टर्स जो है आपको कॉमनली, वैसे भी आपको जनरल अवेयरनेस तो होती है सबको, इसमें इंक्रीजिंग एज, उम्र बढ़ रही है, पर्सनल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, जीन डिफेक्ट है यानी कि इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से अगर कोई वजह से है तो भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहीं पर भी कैंसर डेवलप हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, ओबेसिटी, बिगनिंग ऑफ द मंथली साइकिल एट द यंगर एज, बिगनिंग द मेनोपॉज एट द ओल्डर एज पे जाके मंथली साइकिल स्टॉप होती है, आफ्टर द एज ऑफ 50, आफ्टर द एज ऑफ 49, तो दिस इज अगेन इट्स द abnormality itself. Then having a first child at an older age, have never being pregnant, postmenopausal hormonal therapy, and drinking alcohol. So these are the risk factors by which we have the higher tendency to develop the ovarian cancer or the breast cancer. Then we have seen the diagnostic list. In that you have to make a list of history collection, physical examination, breast examination, mammogram, breast ultrasound, removing sample, that means biopsy, and imaging test. Then what management you will follow? First is lumpectomy, then mastectomy, then axillary lymph node dissection, then hormonal therapy, then palliative care. तो ये आपका मैनेजमेंट हो गया कैंसर के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका कैंसर, ओवेरियन कैंसर। ठीक है, तो इसको सिर्फ अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बस, 1 मिनट के बाद फिर हम ये जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन तो विजिबल है ना? बीएससी सेकेंड ईयर बेटा, आवाज तो आ रही है ना? तो यस और नो? यस मैम। ओके, तो अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओवेरियन कैंसर। तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ कैंसर दैट बिगिंस इन द फीमेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस एग और द ओवम, दैट इज ओवरी इटसेल्फ। ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कोई भी आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, टिश्यू लेवल पे कोई भी जेनेटिक इश्यूज, जैसे हमने वहाँ पे देखा ना, BRCA1 BRCA2 G1 G2 के अंदर अगर आपके कोई भी आपके डिसऑर्डर हो रहा है, म्यूटेशन डेवलप हो रही है, नॉर्मलिटी डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से इस तरीके का जो है कैंसर डेवलप हो सकता है। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, टाइप्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहला आता है एपिथेलियल ट्यूमर, देन आता है जर्म सेल ट्यूमर, देन आता है स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है, एपिथेलियल ट्यूमर का मतलब क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द सेल्स दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी। जो सबसे सुपरफिशियल कैप्सूल होती है, जैसे किडनी है, किडनी का सुपरफिशियल कैप्सूल होता है, वैसे ओवरी है, ओवरी का सुपरफिशियल कैप्सूल है। अगर उसके अंदर आपके सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे चेंजेस डेवलप होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, या मतलब चेंजेस कैसे हैं, वो कैंसरस चेंजेस हैं, तो उसको हम एपिथेलियल ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जर्म सेल ट्यूमर। इट स्टार्ट फ्रॉम द सेल्स
दैट प्रोड्यूस द एग। एग मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवा, ठीक है। तो जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, अगर उसके अंदर कैंसरस ग्रोथ या कैंसरस चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारा कहलाएगा जर्म सेल कार्सिनोमा। थर्ड कैटेगरी आती है स्ट्रोमल ट्यूमर्स। अब ये क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल टिश्यूज cells that hold the ovary together and produce female hormones, जैसे लाइक ईस्ट्रोजन, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, जिनके हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ठीक है। वो जगह, वो हिस्सा, वो सेल्स जो क्या करते हैं, ओवरीज को फेलोपियन ट्यूब से अटैच करके रखने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। उसको अपने भगवान ने जो एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, तो उसको जिन ऑर्गन्स को जहाँ होना चाहिए उनको वहां पे अटैच रहना चाहिए, अगर नहीं रहेंगे तो वो एबनॉर्मेलिटी कहलाती है, राइट। तो ओवरीज को अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और साथ साथ में ऐसे सेल्स जो कि आपके हार्मोन्स को सिक्रिएट और रिलीज करें, लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर इन सेल्स के अंदर आपका कैंसर डेवलप होता है या कैंसर चेंजेस डेवलप होते हैं, तो उसको हम स्ट्रोमल ट्यूमर बोलते हैं। तो इसके तीन हो गए कैटेगरी, कौन कौन सा? एपिथेलियल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर एंड स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? से यस और नो? Yes, ma'am. देन नेक्स्ट आता है बेटा आपके कॉजेज, ठीक है। कॉजेज आई होप, क्योंकि हम तो एमएसएन में भी कई बार कैंसर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी कैंसर पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात क्लियर बताई थी ना कि नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, कि नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, वो जन्म लेते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो मर जाते हैं अपना काम करके। फिर उसी लेयर के ऊपर क्या होता है, एक नए सेल्स बनते हैं, काम करते हैं, और फिर वो डेथ प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कैंसरस सेल्स का क्या होता है, वो बर्थ लेते हैं एंड दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं और वो डेथ प्रोसेस की तरफ नहीं जाते, यानी कि एपोप्टोसिस की कंडीशन की तरफ नहीं जाते, और उसी को हम कैंसर बोलते हैं। चाहे वो कैंसर आपके ओवरी के अंदर हो, चाहे किडनी के अंदर हो, या शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर क्यों ना हो, आपका जो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो यही होता है कि वो बर्थ लेते हैं और दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। समझ गए बात को? तो ये तरीके का जब कंडीशन डेवलप होता है, अगर कभी भी तुम कॉज भूल जाओ तो ये वाली मेरी बात हमेशा याद रखना कि कॉज के अंदर कोई भी कैंसर से रिलेटेड टॉपिक आ गया, चाहे एमएसएन में आ जाए, चाहे आपके पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आ जाए, जब आप कॉज लिखोगे कैंसर रिलेटेड टॉपिक के लिए, तो आप अगर ये भी लिख दोगे ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल में ये साइकिल होती है, एबनॉर्मल सेल में दे डोंट डाई, ठीक है, एंड दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, तो आपका बिल्कुल जवाब ठीक रहेगा, ठीक है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज ठीक करके लिखनी है उसके अंदर। देन आपका आता है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या आता है? ओल्डर एज, genetic mutations, family history of ovarian cancer, estrogen hormonal replacement therapy, then age when menstruation started or the end, यानी कि early मंथली साइकिल और ओल्डर एज जिससे मेनोपॉज स्टार्ट हुआ। एक जो आपने अभी ब्रेस्ट कैंसर में पढ़े रिस्क फैक्टर्स, वो सेम आपके ओवेरियन कैंसर के लिए भी यहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप एक लिस्ट जो है वो आप याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टेजेस। स्टेजेस में क्या क्या है? स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? कैंसर इज फाउंड इन वन और बोथ द ओवरी। स्टेज 1 वो हो गई जिसके अंदर या तो एक ओवरी के अंदर या फिर दोनों ओवरीज के अंदर आपका क्या है, आपका कैंसर मौजूद है। देन स्टेज सेकंड में क्या होगा आपका? कैंसर स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द पेल्विक एरिया, क्योंकि ओवरी कहाँ है आपकी? पेल्विक एरिया में मौजूद है। तो ओवरी के अलावा जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ठीक है, ब्लडर हो गया, सर्विक्स एरिया हो गया, तो इन जगहों में जब कैंसर फैल जाता है तो वो स्टेज 2 होता है, ठीक है। स्टेज 3 का मतलब होता है कैंसर है स्प्रेड टू एब्डोमेन, जब आपके क्या बोलते हैं ओवरी से होता हुआ कैंसर आपका आपके लोअर एब्डोमेन में पहुंच गया, आपकी आंतों तक पहुंच गया, आपके उस फैट वाले एरिया में पहुंच गया जहां पे आपका इंटेस्टाइन है। आपको ये तो पता होगा ना, आपकी आंतें और जो इंटेस्टाइन होती है उसके बाहर एक लेयर होती है फैट की, बहुत मोटी सी लेयर होती है जिसको हम तोंद भी बोलते हैं हिंदी में। कहते हैं ना तोंद निकल रही है, भारी हो रहा है पेट, पेट निकल रहा है, लाला जी लग रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो फैट लेयर होती है जो हमारी आंतों को ढक के रखती है, ठीक है। तो आपका जो कैंसर है वो ओवरी से निकल के अब वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ कहाँ चढ़ रहा है? एब्डोमिनल एरिया में चढ़ रहा है, तो वो आपकी स्टेज 3 हो गई। देन आपका आता है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है आपका? कैंसर इज फाउंड आउटसाइड द एब्डोमेन। कैंसर इतना ज्यादा फैल चुका है कि वो ओवरी से होता हुआ एब्डोमिनल एरिया को कवर कर रहा है, और एब्डोमिनल एरिया के साथ साथ जैसे वो लंग में फैल गया,
आपके नेक एरिया तक चला गया, ठीक है, आपके शोल्डर तक आ गया, आपकी हड्डियों को उसने कवर कर लिया। इस तरीके से जब कैंसर फैलता है तो वो आपका हो गया स्टेज 4। स्टेज 4 का मतलब है कि जब दूर दूर के जो शरीर में हिस्से जो होते हैं उनमें जब आपका जो कैंसर है वो फैलता है तो वो आपका स्टेज 4 कैटेगरी कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेज 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 में क्या आ रहा है? ओनली विद इन द ओवरी सेल्फ। स्टेज 2 when cancer is spreading above the ovary यानी कि pelvic area. Stage 3 when cancer is spread to the abdominal area. abdominal area में जो भी intestine में कैंसर फैल रहा है, लोअर एब्डोमिनल टिश्यूज में आपका फैटी टिश्यूज में फैल रहा है, इंटेस्टाइन में फैल रहा है, कहीं पर भी फैल रहा है। स्टेज 4 में क्या होगा? अबव द लेवल ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर जो है आपका कैंसर फैलना शुरू होगा, तो दैट कम्स अंडर योर स्टेज 4। देन सिम्टम्स आते हैं उसके। सिम्टम्स में क्या होता है आपका? एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। मैं आपको इसको हिंदी में स्टोरी समझा देती हूँ, लिस्ट आउट, क्योंकि सब चीजें आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आएगा, एक स्टोरी बता देती हूँ बस। ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तब आपको क्या सिम्टम्स आएंगे? पेट फूला हुआ लगेगा, ठीक है, पेट मोटा लगेगा, ठीक है, क्योंकि कैंसर चेंजेस हैं इससे। देन इसके अलावा हाँ, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, नोजिया वॉमिटिंग होगा, ठीक है, पेशेंट को ब्लॉटिंग होगी यानी कि डकार आएगी, बर्पिंग सेंसेशन होगी, ऐसे करके एक्सेसिव एयर जो है वो उसके मुंह से बाहर आएगी। देन इसके अलावा पेशेंट को खाने की तकलीफ होगी, क्योंकि पेशेंट जैसे ही खाना खाएगा उसको उल्टी करके निकालने की दिल मचलाएगा उसको, इस तरीके की पेशेंट को सेंसेशन डेवलप होगी। देन इसके अलावा पेशेंट को थकान रहेगी, दैट इज फटीग रहेगी पेशेंट को, इनडाइजेशन, पाचन क्रिया जो है पेशेंट की वो बिगड़ जाएगी, उसमें पेशेंट के रुकावट आने लगेगी। देन हार्ट बर्न, पेशेंट को जलन, फूड पाइप में जो है पेशेंट को जलन महसूस होगी। पेशेंट आपको बोलेगा कि जी मैं तो बिल्कुल मिर्च मसाले का खाना खा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं रोटी चबा के अपना निगलता हूँ तो वैसे ही मेरे को तो अपना ये जो मेरा फूड पाइप है उसके अंदर जलन होती हुई महसूस होती है और पेट के अंदर भी आग जैसा महसूस होता है। इस तरीके का हार्ट बर्न का कंडीशन पेशेंट आपको बताएगा। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, कमर में दर्द, क्योंकि ओवेरियन एरिया में कैंसर है तो लोअर बैक पेन कॉमन रहेगा पेशेंट के अंदर। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, मंथली पीरियड जो है वो इरेगुलर रहेगा। जैसे पीसीओडी के पेशेंट होते हैं ना, फीमेल पेशेंट, जैसे मंथली साइकिल आपकी कई बार होती है, मंथ में 4 बार आ जाती है, कई बार होता है कि मंथ में साइकिल ही नहीं आती है, कई बार होता है 3 महीने तक साइकिल डेवलप नहीं होती है, तो इस तरीके की इरेगुलरिटीज जो है वो पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाएंगी। देन इसके अलावा patient experiences the pain or the discomfort at the time of intercourse. So this is the list of symptoms. Then इसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक लिस्ट। इसके अंदर क्या क्या है आपका? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। जब भी आप कैंसर के मरीज से या आपको अगर सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, ठीक है, आप पेशेंट से कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछोगे। सबसे पहली बात, पर्सनल हिस्ट्री के अंदर क्या आपको पिछले 5 सालों में किसी प्रकार का कोई बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई दिया? क्या आपको लंबे समय से कोई बीमारी है? क्या आपकी कोई लंबे समय से मतलब पिछले 4 से 5 सालों में कोई सर्जरी हुई है? या फिर पेशेंट के घर में किसी को किसी प्रकार का कैंसर कभी डेवलप हुआ? ठीक है, इस तरीके से जो है आप पेशेंट की पूरी कैंसर के रिगार्डिंग जो है आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन पेशेंट का चीफ कंप्लेंट आप पूछोगे, एट प्रेजेंट पेशेंट किन समस्याओं के साथ आया है, ठीक है, तो फीमेल पेशेंट है तो वो यूजुअली कॉमनली आपको जो है अगर स्टेज 3 और 4 का मरीज आएगा तो वो आपको यही बोलेगा कि बिल्कुल मैं तो 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, 12-13 बार उल्टी हो गई है, पेट फूला हुआ लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, थकान लग रही है, बीपी लो लग रहा है, मंथली साइकिल नहीं आई है, या मंथली साइकिल इस महीने में 3 बार आ गई है या 2 बार आ गई है, हैवी ब्लीडिंग हुई है। इस तरीके से पेशेंट आपसे बात करेगा, ठीक है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है या तो पेशेंट को पीसीओडी होगा या फिर पेशेंट को कैंसरस चेंजेस उसके हो रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर। ये हो गया आपका, खैर इतना डिटेल आपको कुछ नहीं चाहिए। देन यू विल गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, देन यू विल डू द इमेजिनिंग टेस्ट, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट। देखो ब्लड टेस्ट में सिर्फ मैंने एक एडिशनल लाइन लिख दी है, ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है, अगर याद करना हो तो याद करना, और अगर आप लिख सकते हो पेपर में तो वेल एंड गुड है। आप कैंसर एंटीजन जिसको CA-125 टेस्ट बोलते हैं, कौन सा टेस्ट होता है? CA-125 टेस्ट which can detect the protein that often found on the surface of ovarian cancer cells. अगर पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरीज के सरफेस के ऊपर ये CA-125 जो प्रोटीन लेयर है ये होती है, ठीक है, तो वो आप जब पेशेंट का ब्लड टेस्ट लोगे
तो उसके अंदर भी आपको वो चीज जो है डिटेक्ट होगी, तो उससे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मरीज को जो है क्या है, कैंसरस डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये सारे आप पेशेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देन इसके अलावा बेटा नाउ कम्स दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बहुत सिंपल है इसका। पहला आप क्या कर रहे हैं, लेप्रोटॉमी कर रहे हैं। लेप्रोटॉमी आप बेसिकली क्यों करते हैं, इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप कैंसरस पार्ट को या कैंसर जिस हिस्से के अंदर है उसको आप रिमूव कर देते हैं विद इन द एब्डोमेन एंड इन द पेल्विक एरिया एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल। ठीक है, अब अगर कैंसर फैल गया है, ओवरीज है, सर्विक्स एरिया है या फेलोपियन ट्यूब में एरिया है, वो सब चीजों को आप जो है रिमूव कर देते हैं और जो आपका अनअटैच्ड पार्ट मतलब जो हेल्दी पार्ट है सॉरी, उसको एनेस्थेमोज कर देते हैं। बस इतना आप काम करते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है टोटल हिस्टेक्टमी, बायलेटरल सेल्फिंगो, ओफ्रेक्टमी। बेटा उधर चले जाओ। उधर वाला पेशेंट अटेंड कर लो ना। ओके, देन इसमें क्या है, मोस्ट women with ovarian cancer will have an operation to remove the uterus, cervix along with both fallopian tubes and ovaries। अब इसको देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। टोटल हिस्टेक्टमी का क्या मतलब होता है, हमने कल भी पढ़ा था, जब आप पूरा का पूरा यूट्रस जो है वो रिमूव कर देते हैं उसको हम हिस्टेक्टमी बोलते हैं। ठीक है, कई बार टोटल हिस्टेक्टमी में हम एंटायर यूट्रस, उसके साथ कुछ हिस्सा वेजाइना का और कुछ हिस्सा सर्विक्स का भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टोटल हिस्टेक्टमी एंड आगे लिखा है एंड बायलेटरल सेल्फिंगो ओफ्रेक्टमी। ओफ्रेक्टमी शब्द से समझ जाना कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें रिमूव कर रहे हैं, यूट्रस निकाल रहे हैं, सर्विक्स निकाल रहे हैं, आप फेलोपियन ट्यूब भी निकाल रहे हैं और साथ साथ में ओवरीज भी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि कैंसर जो है ओवरीज, यूट्रस, आपके सर्विक्स एरिया में फैल गया है, तो आप फिर ये सब चीजें जो है कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है यूनिलेटरल सेल्फिंगो ओफ्रेक्टमी। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो यूनिलेटरल, देयर इज नो वेयर इज मेंशन बायलेटरल। बायलेटरल यूनिलेटरल में बेटा मेडिकल टर्म में बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। बायलेटरल मतलब दोनों, यूनिलेटरल मतलब पर्टिकुलर एरिया का पोर्शन। ठीक है, दो में से कोई एक, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक द कैंसर इज फाउंड अर्ली, अगर आपका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, जल्दी पता चल जाता है कि आपको ओवेरियन कैंसर डेवलप हो रहा है। ठीक है, एंड इट इज ओनली इन द वन ओवरी, यानी दोनों ओवरीज में किसी एक ओवरी के अंदर कैंसर है। ठीक है, और साथ साथ आपको अर्ली स्टेज पे, स्टेज 1 और 2 के टाइम पे ही पता चल गया है कि भाई आपको तो ओवेरियन कैंसर डेवलप हुआ है। सम यंग women who still wish to have child may have only one ovary and fallopian tube to be removed। यानी कि अगर ओवरी और थोड़ा बहुत आपका फेलोपियन ट्यूब में अफेक्ट आया है कैंसर की वजह से, सुपर, जैसे स्टेज 1 में क्या था, सुपरफिशियल लेयर के अंदर मौजूद था ना कैंसर, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ एक तरीके का जो यूनिलेटरल टाइप यानी कि लेफ्ट साइड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पे जैसे कि आपका ओवरी और आपका सम पोर्शन ऑफ आपका फेलोपियन ट्यूब, हम वो रिमूव कर देते हैं बिकॉज दैट पर्टिकुलर फीमेल वांट्स टू complete their family in future, so in that situation we will only remove a particular ovary and particular fallopian tube and other part जो उसका राइट साइड का जो फेलोपियन ट्यूब और जो ओवरी होगा वो वही इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि उसमें तो ना तो कैंसर है ना कोई एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल सेल्फिंगो ओफ्रेक्टमी। देन नेक्स्ट आता है ओमेनेक्टमी। ओमेनेक्टमी मतलब होता है इट इज अ शीट ऑफ फैटी टिश्यूज अटैच्ड टू द स्टमक एंड bowel, it hang down in the front of the intestine। ovarian cancer often spread to the omentum and it may need to be removed। जब जो फैटी लेयर होती है जो हमारे रेक्टल एरिया और जो इंटेस्टाइन एरिया को, पोर्शंस को, पार्ट्स को कवर करती है, जो फैटी टिश्यूज की लेयर, अगर वो कैंसर निकल के ओवरी से निकल के अगर इन जगहों में अगर फैल चुका है, वहां पे भी मौजूद है, तो आप उस फैटी एरियाज में से जब आप फैट टिश्यूज को रिमूव करते हैं जिसके अंदर कैंसर मौजूद होता है, तो उसको हम ओमेनेक्टमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोसीजर्स हो गए। देन नेक्स्ट आता है आपका
lymphadenectomy, it removes the lymph node, lymphadenectomy, तो lymph से ही आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप lymph node को आप रिमूव करते हैं जिनके अंदर आपका कैंसर मौजूद है ओवेरियन कैंसर के टाइम पे, तो आप उसके अंदर कैंसर होने की वजह से उनको रिमूव करते हैं। देन कोलेक्टमी में क्या है, if the cancer spread to the bowel area, some of the bowel may be removed and a new opening in the form of stoma is created, जैसे कोलेक्टमी, इलेक्टमी। तो इस तरीके के जो होता है ना कोलेस्ट्रॉल बैग वगैरह में अटैच कर जिसमें यूरिन पास होती है, आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर का वो स्टूल के फॉर्म में तो नहीं डेवलप हो पाएगा, वो सीधा आपके कोलोस्टमी बैग के अंदर डेवलप होना मतलब सॉरी कलेक्ट होना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ योर रेक्टल एरिया, यानी कि जो पीसेज है वो रेक्टल एरिया से ना निकल के आपके कोलोस्टमी बैग में इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो ये टेम्पररी बेस कम करता है। उसके बाद जब रेक्टल एरिया आपका सिक्योर हो जाता है, उसके अंदर आपका सर्जरी के बाद उसके अंदर रिकवरी हो जाती है, तो फिर वो उसको हम हटा के उसको नॉर्मल तरीके से शरीर को हम डेवलप करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आप प्रोसीजर जो है परफॉर्म करेंगे पेशेंट के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवेरियन कैंसर। देखो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर पैथोफिजियोलॉजी के लिए इतना डिटेल में नहीं चाहिए, जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है ये मोर देन इनफ है। अगर आप ये एमएसएन के लिए भी तैयार कर लेंगे और इसके अंदर आप नर्सिंग मैनेजमेंट ऐड कर देंगे तो आपका एमएसएन भी इससे रेडी हो सकता है। ठीक है, बट ये एमएसएन के लिए फिर भी कम है, पैथो के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो टुडे वी हैव कवर्ड ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। पीपीटी मैंने ऑलरेडी शेयर करी है बेटा, उसको रीड करना, कोई भी कंफ्यूजन होगी डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछना।